नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश की 13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार। 4 सितंबर को देहरादून में होगा सम्मान कार्यक्रम। मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। देहरादून में आज महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे भाजपा कार्यालय के लिए करेंगे कूच। बढ़ते अपराधों को लेकर जताएंगे विरोध। पुलिस के जवान तैनात। उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। आज से 8 सितंबर तक पर्यवेक्षक वीएन संदीप करेंगे बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। विकासनगर में पुलिस ने ध्येय व्यापार का किया भंडाफोड़। 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। नकदी और आपत्तिजनक सामान बरामद। किराए के मकान में चल रहा था धंधा। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। आपदा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन किया गया है। पुरस्कार वितरण 4 सितंबर को किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए इस साल प्रदेश भर से कुल मिलाकर 13 महिलाओं का चयन किया गया। इसके अलावा 33 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का पुरस्कार दिया जाएगा। यह आयोजन 4 सितंबर को IRDT के सभागार में किया जाएगा। देहरादून में आज प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश कार्यालय का करेंगे घेराव। महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर करेंगे घेराव। नारी 2025 की रिपोर्ट में देहरादून महिला सुरक्षा के मानकों में रहा है फेल। दोपहर 12 बजे महिला कांग्रेस करेगी भाजपा कार्यालय के लिए कूच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज महिला कांग्रेस का प्रदर्शन है। महिला अपराधों को लेकर के आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है प्रदर्शन को लेकर के? राष्ट्रीय महिला आयोग की देहरादून को में दर्शाया गया है। इसी को लेकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज महिला कांग्रेस LIC बिल्डिंग है, वहां से बीजेपी कार्यालय की तरफ 12 बजे वो लोग घेराव करने जाएंगे। और उनका सीधा सा आरोप है कि जिस तरह से देहरादून या उत्तराखंड के बारे में पहले जो रहती थी कि ये एक सुरक्षित जगह है, उत्तराखंड को बहुत एक शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था। साथ ही अगर देहरादून की बात की जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस था और यहाँ पर रिटायर्ड पर्सनों का ये शहर माना जाता था, जहाँ पर क्राइम बिल्कुल भी नगण्य था। लेकिन जिस तरह से महिला अपराध पिछले और जिस तरह से रिपोर्ट में ये दर्शाया करके आज महिला कांग्रेस का और महिला कांग्रेस का सीधा कहना है कि जब तक सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती है देहरादून में क्राइम का और उत्तराखंड में, तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह सरकार का विरोध जारी रहेगा। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है और इसी कड़ी में पचवादून क्षेत्र के पर्यवेक्षक वीएन संदीप आज से 8 सितंबर तक चक्राता, कालसी, विकासनगर, सहसपुर और मसूरी में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही पिछले 1 साल से खाली चल रहे पचवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर रायशुमारी भी की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता विपुल जैन ने कहा कि पार्टी आलाकमान के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी और भाजपा को सबक सिखाएगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने देश में एक नई न्याय की लड़ाई शुरू करी है, जो कि पूरे देश में जगह ये कोने कोने में फैल रही है। उसी के तहत एक देश में वोट अधिकार की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू करी है। वोट चोरी की विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करा है और उसी के साथ साथ जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उसी के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमारी संगठन में जहाँ जहाँ संगठन में सुधार होना है, वहाँ के लिए एक संगठन सृजन अभियान राष्ट्रीय स्तर पे शुरू करा है। उसी के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय नेतृत्व में प्रभारियों की नियुक्ति की है। हमारे पचवादून जिले के प्रभारी आदरणीय वीएन संदीप जी भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वो जो संगठन में हमारी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उसको एकजुट होने का संदेश कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। और वहीं रुड़की में संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने आगामी रणनीति पर चर्चा की और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा संदेश दिया। रुड़की ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और जिला रुड़की ग्रामीण के पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन सृजन अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ आगामी चुनाव की तैयारी करनी होगी। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, तत्पश्चात उसके नीचे जितने भी इकाइयां हैं उनको परिपूर्ण किया जाएगा। तो आज ये बैठक, ये प्रेस जो है उसी के माध्यम से, उसी परिप्रेक्ष्य में की गई है। 7 दिन का उनका प्रवास है और प्रत्येक विधानसभा में वो जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में जाकर के वो कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कांग्रेसियों से, सबसे जायजा लेंगे और उस जायजे के बाद एक कंक्लूजन बना करके 6 लोगों का पैनल वो राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के संगठन में भारी उठापटक मची हुई है। वहीं महानगर अध्यक्ष व ग्रामीण अध्यक्ष के दावेदारों में भी खासा जोड़ तोड़ देखा जा रहा है, जिसके चलते आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रुड़की महानगर प्रभारी पर्यवेक्षक राव नरेंद्र सिंह रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने महानगर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से संगठन सृजन को लेकर विस्तृत चर्चा की और कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के विचारों से उपस्थित कांग्रेस जनों को अवगत करवाया। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान चलाया है, जिसमें पूरे देश के अंदर पार्टी को, संगठन को खड़ा करने का, पार्टी में जिले के अंदर, महानगर के अंदर अध्यक्षों का बनाने का लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। रुड़की महानगर के ऑब्जर्वर के रूप में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं इसी संदर्भ में यहाँ आया हूँ सभी कांग्रेस जनों से मिलने के लिए। वहीं देहरादून से खबर है, जहां शिक्षक दिवस पर मौन जुलूस निकालेंगे शिक्षक दिवस के कार्यक्रमों का भी किया जाएगा बहिष्कार। राजकीय शिक्षक संघ ने लिया फैसला, 5 सितंबर को मौन जुलूस और कैंडल मार्च निकालने का फैसला। देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर में निकाला जाएगा मौन जुलूस, कैंडल मार्च। विकासनगर क्षेत्र के
हरवर्टपुर में किराए के मकान में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि इस धंधे का मुख्य सरगना अभी फरार है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और विकासनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोनिया बस्ती इलाके के एक किराए के मकान पर छापा मारा। पुलिस को अलग अलग कमरों में 2 पुरुष और 2 महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिले। मौके से आपत्तिजनक सामग्री नकदी भी बरामद हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस मकान को राजकुमार नाम के व्यक्ति ने किराए पर लिया। वही बाहर से महिलाओं को बुलाकर इसमें देह व्यापार करवाता था, जबकि मकान का केयरटेकर जय नारायण पूरे धंधे का प्रबंधन करता था। ASTU देहरादून व विकासनगर पुलिस द्वारा हरवर्टपुर सोनिया बस्ती में चल रहे एक नैतिक एवं व्यापार संबंधी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 ग्राहक व एक जो इस धंधे में संलिप्त था व्यक्ति जय नारायण, जो कि मूल रूप से उत्तरकाशी का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में नियम विरुद्ध बने होटल रिजॉर्ट से नदी का रुख मुड़ने से भविष्य में थराली में आई आपदा जैसे हालात होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग से पूछा है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नदी के मुहाने और उससे बहने वाले क्षेत्र में अतिक्रमण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हों। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कर जो स्थिति वहां पर है उसका निरीक्षण कर कोर्ट को 4 सप्ताह में अवगत करवाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 7 साल बाद दर्ज मुकदमे को समय सीमा से बाहर मानते हुए पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि इतने लंबे समय बाद दर्ज की गई शिकायत न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसका जारी रहना आवेदकों के लिए अनावश्यक उत्पन्न होगा। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी सीमा शर्मा ने वर्ष 2012 में प्रमोद कुमार शर्मा से विवाह किया। सीमा ने आरोप लगाया कि 2014 में उन्हें दहेज के कारण ससुराल से निकाला गया। उनका धन भी ससुराल पक्ष ने रोक दिया। उन्होंने 2021 में शिकायत दर्ज करवाई। सीजीएम काशीपुर और बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए थे। हाईकोर्ट में आवेदकों की ओर से अधिवक्ताओं ने कहा कि सीमा शर्मा स्वयं सरकारी अध्यापिका थी। विवाद के चलते वर्ष 2019 में पति से उनका तलाक भी हो चुका था। संविधान संबंधी आरोप 2015 में दर्ज प्राथमिकता में उल्लेखित नहीं था, इसलिए 7 साल बाद लगाए गए आरोप निराधार हैं और समय सीमा से परे हैं। काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एवीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा छात्र छात्राओं की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा धरना भूख हड़ताल दिन प्रतिदिन तूल पकड़ती जा रही है। मांगों को लेकर एक बार फिर एवीवीपी कार्यकर्ता पेट्रोल की बोतलों के साथ आत्मदाह करने महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए, जिसके बाद मामला बढ़ता देख स्थानीय प्रशासन पुलिस अधिकारी मय दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ महाविद्यालय पहुंच गए। इस दौरान नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एवीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा रखी गई 5 सूत्रीय मांगे पूरी होने के बाद उसका लिखित में आश्वासन आते ही एवीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं की 5 मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान लिया गया है। देखिए, जो हमारे छात्र संघ के लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर ऊपर टावर में चढ़ गए थे, इनको विश्वास नहीं था कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। और जब विश्वास नहीं होता है तो एक उम्र होती है, छात्रों का डेडिकेशन होता है, वो आंदोलन पर उतरते ही उतरते हैं, वो उग्र भी हो जाता है। कभी कभी हम भी कभी छात्र रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जैसे ही हमारी आज वार्ता हुई है सरकार से, जो हमारे शिक्षा सचिव साहब हैं सिन्हा साहब और आदरणीय मंत्री जी, आप सभी जानते हैं धन सिंह जी, कार्यकर्ताओं के बीच से निकले हैं और स्वयं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी रहे हैं।
एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने मांग स्वीकार करने में, और मंत्री जी का दोबारा फोन आ गया। यहाँ पर उन्होंने मुझसे बात करी थी, अंदर बाहर फिर फोन आ गया बच्चों के सामने में, और सीधे सीधे हमारे विधायक जी और मुझसे बात करी। उन्होंने कहा जितनी सीटें होनी है उतनी लगाओ, बाकी जो छोटी मोटी आपकी टॉयलेट से संबंधित, पानी से संबंधित, या फिर नई कक्षा जो भी बनाना है, कुछ निर्माण करना है, वैसे भी इसमें करीब करीब 20-25 करोड़ रुपए अभी तक यहाँ कार्यों के लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। की 5 मांगे थी और ये 25 तारीख से बच्चे धरने पे बैठे थे, फिर वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो इसमें 5 मांगों में जो पहली मांग थी वो यूजी और पीजी जो भी प्रवेश वाले बच्चे हैं जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी प्रवेश पोर्टल खोलने की और उन सभी को प्रवेश कराने की, ये वाली मांग थी। तो चूँकि प्रवेश की जो संख्या थी सीटों की वो भर गई थी, तो कुछ कक्षाओं में प्रवेश से कुछ बच्चे वंचित रह गए थे। तो वो प्रस्ताव पहले ही शासन को जा चुका था और आज फिर बात होने के बाद माननीय मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी और शासन से ये स्वीकृति मिल गई है कि हम वो फिर से समर्थ पोर्टल खोलेंगे और जो भी बच्चे पंजीकृत हैं उनके प्रवेश के लिए वो मतलब हो जाएगा। ये हमारा आंदोलन 25 तारीख शाम 5:30 बजे स्टार्ट हुआ था, जब हमने पहले एक दिन का सांकेतिक धरना देके 26 तारीख से शाम से ही मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया था और लगभग जब 100 घंटे मेरे भूख हड़ताल को लगभग पूरे हो गए थे, तभी मेडिकल टीम ने आके बताया कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे जबरन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसी के साथ हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता हमारे महाविद्यालय में धरने पे बैठ गए, परंतु अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी, लगभग 8 दिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो कोई भी जब हमें कुछ कार्रवाई करने के लिए किसी भी हमें कुछ रास्ता नहीं मिला, तो घूम फिर के हम अपनी छत पे चढ़े और मैं माननीय सांसद जी का, श्रीमान अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस केस को अपने संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करी और त्वरित कार्रवाई कर हमारा अनशन खोला। वही कालाडूंगी में स्थित वूर नदी में बने शमशान घाट में टीन शेड और क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने के लिए सभासदों ने विधायक भगत और डीएफओ रामनगर को ज्ञापन दिया है। भाजपा मंडल महामंत्री हरीश मेहरा के नेतृत्व में वार्ड मेंबरों ने विधायक वंशीधर भगत और डीएफओ रामनगर को ज्ञापन देते हुए बताया कि शमशान घाट का रास्ता खराब होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियां हो रही हैं, जिस पर विधायक भगत और डीएफओ ने मार्ग ठीक कराने के साथ टीन शेड डालने का आश्वासन दिया। उसमें काफ़ी रोज था, तो इसलिए हमने आज विधायक जी से प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी को फोन पे वार्तालाप भी हुई है उनकी, और हमने पर्सनली जाके उनसे मिले और उनको सम्मानित भी किया और उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि मैं 2-4 दिन में जब धूप आ जाएगी वही आऊँगा, मौके पे मुआयना करूँगा, और पूरा आश्वासन दिया है कि उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा और रास्ता बनेगा। चंपावत जिले में लगातार हो रही बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए गए छीनी गोट राहत शिविर का जिलाधिकारी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बनवसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और राहत शिविर में ठहरे परिवारों से संवाद कर उनकी समस्या और आवश्यकताओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने लोगों से वार्ता कर उपजिलाधिकारी आकाश जोशी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत शिविर में ठहरे परिवारों को घर जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसी भी परिवार को असुविधा का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल राहत शिविर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों की संपत्ति को सुरक्षित रखना भी उतना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जितने भी यहाँ परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं, पूरे जनपद में जहाँ जहाँ आपदा से कोई भी सूचना या इश्यूज हो रहे हैं, उन सभी पर ध्यान रखा जाए। इस क्षेत्र में खास करके कल जो है वो बूढ़ी नदी और जो हमारी शारदा नदी है उससे कटान और बाढ़ का पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा यहाँ पे आज सभी लोगों से वार्ता की गई है। जनपद में अनेक मार्ग बाधित है, खास करके जो हमारा एनएच है वो टिफिन टॉप और स्वाला में बाधित है, जिसमें टिफिन टॉप अभी रिसेंटली खोला गया है लेकिन स्वाला में अभी भी बाधित है। तो उसके दृष्टिगत जो भी डाइवर्जेंस ऑपरेट किए जा सकते हैं या जहाँ पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस करना आवश्यक है लोगों के जान माल की सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पे किया गया है। इसके अलावा आज अभी यहाँ पे हम लोगों ने राहत शिविर का भ्रमण किया। इसमें लगभग 80% से भी ज्यादा महिला और बच्चे इस राहत शिविर में हैं चीनी गोट के,
तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे रात भर हमारी पुलिस स्टेशन टनकपुर से ड्यूटी रहेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नैनीताल जिले के रामनगर तहसील से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित आपदाग्रस्त चुक्कुम गांव इस बार कोसी नदी आफत बनकर उस पर टूट रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तेज बहाव में नदी ने गांव की ओर कटान शुरू कर दिया है। इसके चलते मंगलवार को गांव के 2 मकान और एक गौशाला नदी में बह गई। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की आंखों में अब केवल विस्थापन की आस नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो देर रात तक पानी गांव के भीतर घुस सकता है। गांव के लोग फिलहाल अपने ही रिश्तेदारों के घरों या गांव के स्कूलों में शरण लेकर किसी तरह सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में अलर्ट जारी किया गया था। हम लोगों ने तहसील स्तर पे और ग्रामीण स्तर पर भी ग्रुप बनाया हुआ है लोकल लोगों का, सारे पटवारी और सब लोग जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से सभी को कोशिश कर दिया गया था कि 2 दिन काफी बरसात है, इसलिए नदी तट के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे और लोग थोड़ा पानी भी कर रहे थे। लेकिन आज दोपहर में करीब शाम को 5 बजे के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ने से चुकम गाँव के हमारे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये मकान भी किनारे पर ही थे और पहले से हमने उनको मौका निरीक्षण करने पर उनको बताया भी गया था कि आप उसको बरसात के दौरान खाली करके चले जाएंगे। अल्मोड़ा में रानीखेत के पास भिकियासेन सड़क पर भारी बारिश के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जब अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे, जिससे वहां से गुजर रहे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस बीच एक ग्रामीण बोल्डर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे मलबे से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर यात्रियों से बारिश के दौरान पर्वतीय मार्गों पर सतर्क रहने की अपील की। कालाढूंगी में 16वां गणेश महोत्सव का मंगलवार को समापन हुआ। भारी बारिश के बीच शिव मंदिर कालाढूंगी से भगवान गणेश की भव्य झांकी निकाली गई। श्रद्धालु झांकियों के बीच जमकर थिरके, गांजे वांजे के साथ गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल्दी आना के जयकारों के बीच बोर नदी में मूर्ति का विसर्जन किया गया। काशीपुर में बीती शाम बालाजी महाराज की 33वीं विशाल शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास से निकाली गई, जो मोहल्ला किले से शुरू होकर मुख्य बाजार, नगर निगम रोड, महाराणा प्रताप चौक, चीमा चौराहा, ज्ञानार्थी चौक से होते हुए जसपुर खुर्द स्थित श्री बालाजी मुक्तिधाम सेवक समिति के मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान मुख्य आकर्षण श्री बालाजी महाराज का डोला रहा। इसके अलावा राम दरबार, नंदी महाराज के साथ महाकाल बाबा, हनुमान जी महाराज, खाटू श्याम बाबा, 3 देवियों, राधा कृष्ण राम मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। जी महाराज की 33वीं शोभा यात्रा काशीपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है। दरबार यहाँ पर और पुराना है, लेकिन शोभा यात्रा जो है वो 33वीं निकाली जा रही है। यहाँ पर ये जसपुर खुर्द के द्वारा संचालित हो रही है। कुक्कू टायर वालों ने लगभग 20,000 स्क्वायर फीट जगह इस दरबार के लिए दी है। वहाँ पर गरीबों का निःशुल्क बाबा के द्वारा इलाज किया जाता है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।